चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक रॉड है, ठीक है, एक मासलेस स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग है। इस बॉल और रस्सी में फ्रिक्शन है, मतलब बॉल कुछ ऐसे वाला है जैसे रस्सी के बीच से ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, मतलब बॉल रस्सी पे स्लाइड कर सकता है। तो क्या यहाँ कंस्टेंट काम करेगा? पहला चीज, नहीं करेगा। इनएक्सटेंसिबल का तो बात ही नहीं है। यहां पे कंस्टेंट इसलिए काम नहीं करेगा कि यहां से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। अबे बॉल ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है रस्सी पे भी, कल ही बताते जैसे बंदर चल सकता था। तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट कहां वैलिड है कहां नहीं वैलिड है। कंस्ट्रेंट हम कैसे लिखते थे? इस पे एक पॉइंट लेते थे और इस ब्लॉक पे लेते थे, और दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होता था? नहीं होता था। अरे रस्सी का लेंथ तो फिक्स होता था, लेकिन यहाँ फिक्स थोड़े, ये पॉइंट यहाँ है, कभी रस्सी के रिलेटिव यहाँ हो सकता है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? इसमें क्या बोलता है कि जब इसको छोड़ते हैं, हम इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे जाएगा और बॉल ऊपर जा सकता है या रस्सी के रिलेटिव नीचे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन बोला गया कि कुछ देर के बाद ये वाला लेंथ जहां ये जो इसके बॉटम एंड पे है ना, अभी कहां है, किसके सामने है बॉल? बॉटम एंड के सामने। बोला कि टी टाइम के बाद ये यहां पे पाया गया, मतलब टॉप एंड के सामने। किसके सामने? टॉप एंड। मतलब ध्यान से सोचो तो ग्राउंड से इस चीज को देखना थोड़ा सा टफ है। कैसे? ये एक्स चला होगा, ये वाई चला होगा, अरे चला होगा, लेकिन अगर इस पे बैठ के देखो तो पहले कहां दिखेगा? नीचे, और बाद में कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। यानी रॉड के रिलेटिव बॉल कितना चला होगा? रॉड के रिलेटिव एल चला होगा। तो कहां से बैठ के देखना आसान है? चूंकि आप रिलेटिव पढ़ चुके हैं तो क्यों ना हम ऐसे जगह से देखें जहां से मेरा काम आसान हो। फिर से सुनो, बोल रहा है कि एक सिचुएशन में से था, फिर ये नीचे गया, ये ऊपर गया, और कुछ देर के बाद ये इसके टॉप एंड पे आ गया। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। तो हम सोचे कि अच्छा ये कितना नीचे गया और ये कितना ऊपर गया, उसको आसान करने का एक तरीका है कि क्यों ना रॉड पे बैठ के सोचे। अगर रॉड पे बैठ के सोचेंगे तो इतना पता है कि रॉड के रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं, रॉड के रिलेटिव बॉल कितना चला होगा? एल ऊपर की तरफ, गारंटी के साथ। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? चल अब पूछ रहा है कि अच्छा बॉल जो स्लाइड कर रहा है इस पे, उसमें फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉल ऐसे लगा के छोड़ते, बॉल जी से नीचे चला जाता सटाक से, क्योंकि इस पे और कोई फोर्स होता नहीं। एकमात्र फोर्स किसका होता है? एम जी का, तो वो जी से नीचे स्लाइड करता हुआ चला जाता। लेकिन बोला यहां फ्रिक्शन है, अरे है ना। तो अब रस्सी पे बैठ के सोचो, रस्सी पे बैठ के देखोगे तो बॉल किधर जाना चाहेगा? नीचे। अरे मास के उसका जो वेट है उसके कारण नीचे जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ध्यान से सोचना, रस्सी के रिलेटिव बॉल किधर जाना चाहेगा? नीचे। तो बॉल पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर। कोई दिक्कत? चलो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पहले रॉड का। किसका? रॉड का। ऊपर टेंशन टी, नीचे कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी। मान लेते हैं रॉड नीचे जा रहा है A1 एक्सेलेरेशन से। कितने से? A1 से। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? नो सर, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल बॉल पे देखें, बॉल पे नीचे एम जी और ऊपर फ्रिक्शन। अरे होगा। मान लेते हैं बॉल का एक्सेलेरेशन A2। सर नीचे क्यों माने? कोई जरूरी है नीचे माने? उल्टा होगा तो आ जाएगा, उसके लिए परेशान क्यों होना? अरे है ना, उसके लिए परेशान क्यों नहीं? अच्छा A1 बराबर A2 यूज कर सकते हैं? नहीं, यहां कंस्टेंट वैलिड नहीं है, ये रस्सी के रिलेटिव भी मूव कर रहा है। समझ में आया? तो ये नहीं कि ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, ना, ये रस्सी के रिलेटिव नीचे ससर भी रहा। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो तो A1 बराबर A2 यूज
नहीं करेंगे। अच्छा सर, बॉल पे फ्रिक्शन दिख रहा है, यहां टेंशन दिख रहा, देखते जाओ कैसे हम उसको मिक्स करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अच्छा, बॉल जब नीचे जा रहा था तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर कौन लगाया होगा? रस्सी। अरे जो रस्सी इसके अंदर होगा, अंदर जो होगा, समझ में आया? उस रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, जो रस्सी उसके अंदर था, बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो रस्सी इसके अंदर है उसको बाहर काट के दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें टेंशन टी है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहां तक तो टेंशन टी ही होगा, तो रस्सी के इस हिस्से को बाकी का रस्सी ऊपर खींच रहा होगा कितने से? टेंशन टी से। और ये बॉल पे जो रस्सी लगाया फ्रिक्शन ऊपर, तो बॉल इस पे फ्रिक्शन क्या लगाएगा? नीचे। अरे समझ में आया? समझ में आया? यहां से क्या इक्वेशन होगा? अच्छा, मान लो ये मास कितने से नीचे जा रहा है? A1 से, तो ये रस्सी तो A1 से जाएगा। अरे पूरा रस्सी बंधा हुआ ना, तो रस्सी का ये टुकड़ा भी तो A1 से जा रहा होगा, ठीक है। बॉल इसके रिलेटिव नीचे भी जा रहा हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, तो रस्सी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A1 कंस्टेंट से। यहां से लिखोगे ऊपर T, नीचे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन रस्सी के लिए, तो T बराबर F। अरे होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे आदमी के हाथ पे लगता तो था फ्रिक्शन, बट हम दिखाते क्या थे? टेंशन। वैसे ही यहां पे बॉल पे लग तो रहा है फ्रिक्शन, लेकिन हम ये फ्रिक्शन किसके बराबर लिख सकते हैं? टेंशन के बराबर लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चल, अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन A1 और A2 है, ये किस फ्रेम में लिखे हैं? ग्राउंड फ्रेम। सब ग्राउंड फ्रेम में लिखे है ना? अरे ग्राउंड फ्रेम ही में लिख सकते हैं, इसके फ्रेम में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है? चलो, तो इसके लिए इक्वेशन लिखे, नीचे mg माइनस टी बराबर m A1। अच्छा, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टेंशन या फ्रिक्शन, दोनों सेम ही है ना? और हमको निकालना टेंशन या फ्रिक्शन ही है ना? चलो, तो या तो टी को एफ लिख दो या एफ को टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, mg माइनस टी बराबर ma1, और इसके लिए इक्वेशन लिखो, नीचे को प्लस लेते हुए mg माइनस टी बराबर ma2। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना। हाँ, m इंटू यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा, ये बताओ मोशन कहां से देखना ज्यादा आसान होगा? इस पे से बैठ के। अच्छा, इस पे बैठोगे तो इसका एक्सेलरेशन A1 नीचे है, इस पे बैठोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और इसका एक्सेलरेशन A2 दिखेगा क्या? नहीं, A2 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर ऐड हो जाएगा A1। अरे हो जाएगा। अच्छा, इस पे बैठ के इसको देखेंगे तो इसका नेट एक्सेलरेशन किधर दिखना चाहिए? ऊपर। अरे तभी तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, तभी तो ये इसको क्रॉस करेगा, तो इसका नेट एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से हो जाएगा, हम इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट। अब किस पे बैठ गए हैं? m मास पे, तो उसके रिलेटिव इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। तो हम लिखेंगे हाफ इंटू एक्सेलरेशन A1 माइनस A2 टी स्क्वायर। ये सब वैल्यू दिया हुआ, ये सब वैल्यू दिया हुआ। टी दिया हुआ, टी टाइम में क्रॉस कर जाता, बराबर L। अरे हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 12/t² होगा। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए t,
हमको क्या चाहिए, टी। तो ऐसा करते हैं, अच्छा a1 माइनस a2 का वैल्यू हमको मिला, तो ऐसा करो इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को, ऊपर वाले को स्मॉल m से कर दो, इक्वेशन 1 को स्मॉल m से कर दो और इक्वेशन 2 को कैपिटल M से कर दो, है ना, और 1 में 2 को घटा दो, तो हम लिख देंगे MMG माइनस MT बराबर A1। कोई दिक्कत? और इसमें भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, MMG माइनस MT बराबर A2। यहां तक कोई दिक्कत? घटा दें, ये घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अरे होगा, हम यहां लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका T इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अरे हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, A1 माइनस MM, तो T बराबर MM बाय M माइनस M इंटू A1 माइनस A2, 12 बाय टी स्क्वायर। देखो यही वैल्यू है क्या, देख लो आंसर देख लो। तो आ ही जाएगा, मतलब आपकी तसल्ली के लिए हम बोल रहे हैं। तसल्ली हुई? सवाल बहुत टफ था, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तो यूज नहीं हो रहा था, इसीलिए दिए थे, है ना। और ये कॉन्सेप्ट हम क्लास में बता चुके हैं। अरे हाथ, रस्सी, फ्रिक्शन, इंटरनल फोर्स, याद आ रहा है? लिखो जल्दी से। बस काम नहीं किया, बात खत्म। चल, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हर कोई देखा होगा, अरे है ना। स्प्रिंग को आप खींचते हो तो स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचता है, स्प्रिंग को आप दबाते हो तो स्प्रिंग आपको दूर की तरफ धक्का देता है। ये तो सिंपल सा एक्सपीरियंस आप किए हो। अच्छा, हम लोग जो स्प्रिंग पढ़ेंगे वो मासलेस स्प्रिंग होगा। कैसा स्प्रिंग? मासलेस मतलब वेरी लाइट, है ना। और मासलेस का क्या मीनिंग है पता है? मतलब सिस्टम में बाकी जो चीज यूज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसका मास क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, है ना। अरे समझ में आया? तो ये मेरा लाइट स्प्रिंग होगा। अब जब भी अब जब भी स्प्रिंग लाइट होगा, ध्यान से सुनना, जब भी स्प्रिंग लाइट होगा तो उस स्प्रिंग पे नेट फोर्स हमेशा 0 होना पड़ेगा, हमेशा। क्यों होना पड़ेगा? बहुत आसानी से हम प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अगर स्प्रिंग लाइट है, क्या है? लाइट, तो उस स्प्रिंग पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा क्या होगा? 0। कैसे होगा? बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। मान लो एक स्प्रिंग है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1,
और इधर लग रहा है F2। ठीक है, मान लो ये F1 और F2 बराबर नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बराबर नहीं है, F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, तो इस पे नेट फोर्स इधर क्रिएट होगा। मान लेते हैं नेट फोर्स इधर क्रिएट हुआ, कितना क्रिएट हुआ? F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ठीक है, इसका मास क्या है? 0। अरे है ना, मास क्या है? 0। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास, कितना ये टेंड कर रहा है? 0 को, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर एक मासलेस स्प्रिंग, एक लाइट स्प्रिंग पे नेट फोर्स आप जनरेट कर देते हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। समझ में आया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एक मासलेस स्प्रिंग पे हमेशा फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अरे समझ में आया? तो ये F1 हमेशा क्या होगा? F1 और F2 बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो एक मासलेस स्प्रिंग पे नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहेगा ही रहेगा। ये तो श्योर शॉट है, ये ऑलवेज है। क्या है? ऑलवेज। बहुत आसानी से प्रूफ कर दिया, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना, कि एक मासलेस स्प्रिंग है तो उस पे नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। अब हम लोग एक टर्म की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये हम क्यों बताए वो भी तुरंत समझ में आ जाए। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तब जो उसकी लंबाई होगी, ध्यान से सुनना, जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तब जो स्प्रिंग की लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा? नेचुरल लेंथ। व्हेन नो फोर्स, इसको अंडरलाइन कर लो, इज एक्टिंग ऑन द spring, then its length is called natural length. क्या? स्प्रिंग। स्प्रिंग इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, जब एक स्प्रिंग है कोने में चुपचाप पड़ा हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तब उसका जो लेंथ होगा वही नेचुरल लेंथ होगा, है ना। ये मत बोलना कि जब उस पर नेट फोर्स 0 हो तब नेचुरल लेंथ होगा। नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा, है ना। दोनों तरफ से स्प्रिंग को खींच दो, नेट फोर्स क्या है स्प्रिंग पे? 0। अभी तुरंत प्रूफ कर दिए। अरे है ना, जितना इधर से लग रहा होगा उतना ही इधर से लग रहा होगा, तो प्रूफ कर दिए। तो क्या ये नेचुरल लेंथ है? नहीं। तो हम नेट फोर्स 0 की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नो फोर्स, यानी स्प्रिंग चुपचाप जब पड़ा हुआ है, उसको कोई खींच खबार नहीं रहा। mg हम वो नहीं बोल रहे, स्प्रिंग के अलोंग उसको कोई खींचने वाला फोर्स। समझ में? समझो यार, कभी कभी समझो। समझ में? वो तो जब तक दुनिया में है उस पर फोर्स लगेगा, किसी ना किसी से इंटरेक्ट करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है, देखो जब ना इधर से फोर्स लग रहा ना इधर से लग रहा, तो इसका जो लेंथ है ये इसका नेचुरल लेंथ कहलाता है। और जनरली इसको हम L0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L0 से। ठीक है, अच्छा अब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है, इसके लिए हम लोग हुक्स लॉ यूज करते हैं। हुक्स लॉ आइडियल स्प्रिंग के लिए वैलिड है, मतलब मासलेस स्प्रिंग है ना, उसके लिए वैलिड है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि कोई भी स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा, है ना, चाहे वो कंप्रेशन का फोर्स हो, मतलब जब आप उसको दबा रहे हो तो वो भी आपको धक्का दे रहा होगा, है ना, या एक्सटेंशन वाला फोर्स हो, जब आप उसको खींचे हो तब जो वो आपको खींच रहा होगा, चाहे वो कंप्रेशन का फोर्स हो चाहे
एक्सटेंशन का फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम सिर्फ लिख रहे हैं अभी। क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं। फोर्स में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है के एक्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? के एक्स। जहां पे ये जो एक्स है इसका वैल्यू है एल नॉट या एल माइनस एल नॉट। पहले लिख लो फिर सब समझाएंगे, परेशान नहीं हो। ये मॉड हम लगा दिए, ठीक है ना, क्योंकि हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स है के एक्स, के एक्स और क्या एल नॉट है, एल नॉट, इसको एल नॉट बोलते हैं, एल जीरो भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। एल माइनस एल नॉट। एल नॉट क्या है भाई? नेचुरल लेंथ। और एल क्या है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट लेंथ। अभी जो स्प्रिंग की लंबाई, हाँ खींचोगे या दबाओगे तब भी, इसीलिए तो मॉड लगा दिए। मॉड लगाने से क्या फायदा कि अगर ये लेंथ छोटा भी है तो निगेटिव से वो प्लस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अरे लिख रहे हैं ना, इसी को हुक्स लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। और के क्या है? के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? स्प्रिंग की, है ना। अलग मटेरियल का स्प्रिंग तो अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, मोटा स्प्रिंग तो अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, लंबा स्प्रिंग तो अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, पतला छोटा स्प्रिंग तो अलग स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्प्रिंग की, इसलिए इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया? हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं होगा, रट मत लेना। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ऐसा कुछ नहीं। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। हाँ आप बोलो। इसके का वैल्यू भी होगा ना, बिल्कुल होगा, दिया रहेगा सवाल में, या कभी आपको निकालने के लिए बोल देगा, है ना। अच्छा यहां से बताओ इस के का यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत आसान है, फोर्स बटा लेंथ। ये सब सीखते जाओ, है ना। इसलिए अभी तक जो जो चीज मिलता गया सबका यूनिट हम बताते गए साथ में। अरे बताए ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन, है ना। फोर्स बराबर एम बता चुके हैं, आप लोग याद नहीं रखते हो। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल एन लिखना, जब किसी भी यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पे हो तो वो छोटे लेटर से शुरू होता है। अगर बड़ा न्यूटन लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाम, साइंटिस्ट का नाम। और छोटा न्यूटन तो ये यूनिट है ना। अच्छा जब इसको सिंबलाइज करते हैं तो उसको कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं। ये सब बेसिक रूल है, पता होता तो अच्छी बात है ना, थोड़ा सा इंप्रेशन बनता है ना। हाँ, इंप्रेशन, कंप्रेशन, एक्सटेंशन, हट। यहां तक लिख लिए। अरे एक बेसिक सा सरा हुआ सवाल दे। एक स्प्रिंग मान लो 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। आप इसको खींच के 105 सेंटीमीटर का बना दिए। कितने का? ये फोर्स किधर लगा रहा होगा अभी उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। 105 सेंटीमीटर का बना दिए, एकदम बिल्कुल बेसिक सा अप्लाई करने वाला सवाल से। और के का वैल्यू दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। जल्दी से बना। चलो, यूनिट भी नहीं आता गधा सबको समझ में। इधर एक्स कितना आएगा? एक्स आएगा 105 घटा 100 बटा 100 मीटर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया? 5 बटे
100 मीटर, है ना, ये मॉड एक्स का वैल्यू है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा K मॉड एक्स, है ना। तो ये हो गया 100 गुने 5/100। तो गलत तो आपका भी था। ये स्प्रिंग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। अरे समझ में आया ना? आया, आ गया। चल अब हम डायरेक्शन का भी बात कर ले। घोर बेइज्जती का अनुभव होता ना, ई भी नहीं बना। हाँ, ई भी नहीं बना। चल डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्प्रिंग। अरे जैसे रस्सी के अलोंग काम करता है ना टेंशन, वैसे ये स्प्रिंग के अलोंग काम करेगा एंड टुवार्ड्स नेचुरल लेंथ, एंड टुवार्ड्स नेचुरल लेंथ। सब समझा देंगे, परेशान नहीं होना, पहले लिखो, है ना। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स नेचुरल लेंथ। इसका क्या मतलब है समझाते हैं, ध्यान से। ये स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ में, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अरे समझ में आया? ये लेंथ इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है। अच्छा, एक तरफ दीवार से बांध दिया, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। सबको अभी बहुत कुछ और बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। अच्छा, अब इसी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचते हैं हम आगे, और खींच के यहां लेके चले आए। कितना खींच दिए? तो x खींच दिए, या मॉड x बोलो, है ना, ताकि सिर्फ लेंथ में बात कर। मॉड लगाने की जरूरी है सर? लगा दो सेफ्टी के लिए। चल इसको x इधर खींच दिए, कोई दिक्कत? हम बात करें ताकि हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। खींचे तो स्प्रिंग आपको किधर खींच रहा होगा? स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? आप ही सोचो। इधर, इधर लगाएगा ना। देखो जो हम लिखे हैं बिल्कुल वही है। इट एक्ट्स अलोंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अलोंग, या मतलब ऐसे नहीं खींचेगा, ऐसे नहीं खींचेगा, ऐसे खींचे, एंड टुवार्ड्स नेचुरल लेंथ। देखो इसका नेचुरल लेंथ किधर है? यहां है ना। नेचुरल लेंथ की तरफ ये फोर्स किधर डायरेक्टेड होगा? नेचुरल लेंथ की तरफ। तो ये स्प्रिंग फोर्स, यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग जो आप पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। आप स्प्रिंग पे क्या लगा रहे हो वो नहीं, हम बता रहे हैं स्प्रिंग फोर्स, वो कुछ ऐसे डायरेक्टेड होगा। अरे होगा। उसी तरह इसी स्प्रिंग को, फिर इसी स्प्रिंग को हम थोड़ा सा दबा देते हैं, यहां ले आते हैं। अरे ये तो नेचुरल लेंथ से तक खींच दिए, ठीक है। मान लो इसको नेचुरल लेंथ से कुछ दबा दिए, x2 दबा दिए, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ। तो अगेन स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा? नेचुरल लेंथ की तरफ। अरे लगाएगा। Fs समझ में आया? तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा किधर लगेगा? नेचुरल लेंथ की तरफ। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो इस चीज को कंबाइंडली हम क्या लिख सकते हैं? इस सब चीज को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना। F स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू होता है वो ऐसे लिख देता है -kx। अब ये जो फोर्स लिख रहा है ना, क्योंकि वन डायमेंशनल है इसलिए हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा है ना, तो वेक्टर नहीं लगा रहे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन है। क्या है? वेक्टर इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर इसका वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो जब स्प्रिंग यहाँ था नेचुरल लेंथ में, तो इसी को हम 0 ले लिए। क्या ले लिए? 0, है ना। अब स्प्रिंग को आप इधर खींचे, किधर? इधर, और इधर को आप प्लस मान ले, तो मान लो इधर को आप क्या मान लिए? प्लस।
तो डिस्प्लेसमेंट किधर दिए हो? प्लस में। अरे प्लस में खींचे हो ना, तो फोर्स किधर लग रहा है? माइनस की तरफ। तो देखो जब x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो फोर्स अपने आप माइनस हो जाएगा। अरे है ना, मतलब अगर आप एक्सटेंशन लगाओगे तो स्प्रिंग का फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, वही माइनस साइन बता रहा है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी सही है, इसमें अगर इसको जीरो माने और इसी को प्लस मान लियो, चलो उल्टा को इस बार प्लस मान के दिखा देते हैं कि नहीं सर हम तो इधर खिसकाने को ही प्लस मानेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्लस में खिसकाए तो फोर्स किधर लग रहा? माइनस में। आप बोलोगे नहीं सर हम इसको माइनस माने, तो ठीक है आप डिस्प्लेसमेंट माइनस में दोगे, तो यहां पे x का वैल्यू प्लस में लिखोगे कि माइनस में? माइनस में। और इस माइनस के साथ मिलकर वो क्या बन जाएगा? प्लस। समझ में आया? तो यहां पे ये जो माइनस है ना, ये बताता है कि ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। ये टर्म आगे भी यूज करेंगे, रीस्टोरिंग, मतलब आप उसको जिधर से खिसकाओगे फोर्स उधर ही लगता है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे ही बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगता है। अरे लग रहा है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव फोर्स, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव फोर्स। समझ में आ रहा है? तो वो परेशान है। अंकित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान हम है ना, सब इंजेक्शन। अरे देखो ना, चलो इसको जीरो माने, नेचुरल लेंथ को क्या माने? जीरो। ठीक है, हम स्प्रिंग को खींच लिए मान लो 2 सेंटीमीटर, तो फोर्स किधर लग रहा है? तो यहां पे x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? 2। अच्छा ये तो पॉजिटिव नंबर होगा, ये माइनस, तो निगेटिव में आ गया फोर्स। समझ में आया? तो ये जो माइनस है ना, ये स्प्रिंग के रीस्टोरिंग नेचर को बताता है। रीस्टोरिंग मतलब वापस अपनी जगह पे ले जाने का जो नेचर है ना। कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्शन बताता है, या फोर्स का डायरेक्शन बताता है। समझ में? अरे समझ में? पक्का? माइनस रीस्टोरिंग नेचर, हाँ रीस्टोरिंग नेचर को बताता माइनस साइन, या ये बताता कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो लिखना आपको। समझ में? अरे समझ में? देखते हैं कितना समझ में। डिस्प्लेसमेंट सर और माइनस साइन जो है दोनों मिलकर डायरेक्शन बता रहा है। अगेन एक 100 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, इसको एक आदमी खींच के 105 कर दिया फिर से। ठीक है, कितना कर दिया? ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 10,000 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर खींचने के लिए 10,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। आदमी कमजोर नहीं है भाई, स्प्रिंग कड़ा वाला, ट्रेन वाला स्प्रिंग दे देंगे तो खींच के दिखा ना, ओए मजबूत आदमी बोलता सर आदमी कमजोर होगा, है कि नहीं? समझ में? आदमी कमजोर है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर था? सर जो समझ हैं? चल तो खींचा, सवाल है फोर्स exerted by spring on the wall, on the wall। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। हाँ 100 सेंटीमीटर है, हाँ 105 कर दिया, खींचने के बाद 105 में हाँ नहीं नहीं 105 से खींचा नहीं भाई, टोटल 105 है। नहीं नहीं वही ना, क्या तो हम बोल ही रहे हैं। वहाँ मैंने तीर का निशान नहीं था, तब तो बोला था कमजोर आदमी है। चल अबे 5 सेंटीमीटर खींचा, बना। ध्यान से देखो, परेशान नहीं हो ना, बिल्कुल कुछ नहीं बोला तो कैसा स्प्रिंग? आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग पे तो इस पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा।
अब ध्यान से सुनना, इस स्प्रिंग पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, पहले तो स्प्रिंग पे बात करते हैं। एक तो आदमी लगा रहा होगा, इधर खींच रहा है तो फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय मैन, अरे समझ में आया। और इधर लगाएगा फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल, कोई दिक्कत? अच्छा, स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर खींचा तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, सीधा सीधा बताना। अरे आप 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग को खींचे हो तो स्प्रिंग फोर्स तो सीधा लगता है, हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान से सुनते जा, स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है के इंटू एक्सटेंशन या कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड, अरे है ना। तो 5 सेंटीमीटर 10,000 तो 5/100 न्यूटन। डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, ध्यान से सुन, डायरेक्शन बाद में देख लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालें। स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा, तो स्प्रिंग का फोर्स तो बस सिंपल सा के इंटू स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन, समझ में आया? अरे समझ में आया? चल कितना है 500 न्यूटन। अच्छा, मतलब स्प्रिंग इतना फोर्स अपने आप में डेवलप कर लिए, स्प्रिंग में इतना फोर्स डेवलप हो गया ना, मतलब इस आदमी पे ये स्प्रिंग कितना लगा रहा होगा 500 न्यूटन, तो आदमी भी स्प्रिंग पे कितना लगा रहा होगा, थर्ड लॉ से, अरे लगेगा, तो ये हो गया 500 न्यूटन। अच्छा, स्प्रिंग पे दो तरफ से फोर्स लग रहा है, एक तो आदमी का फोर्स और एक दीवार का फोर्स, दोनों को बराबर होना पड़ेगा, अरे होना पड़ेगा। तो दीवार स्प्रिंग पे इधर लगा रहा होगा कितना 500 न्यूटन लगा रहा होगा, तो स्प्रिंग दीवार पे किधर लगा रहा हो, अगर हम पूछ दे तो इधर लगा रहा हो, फिर नेचुरल लेंथ, यहां पे वो फंडा नहीं है, यहां थर्ड लॉ लग रहा है कि दीवार सॉरी स्प्रिंग पे दीवार किधर लगा है, इधर 500 न्यूटन, तो ये 500 न्यूटन इधर लगाएगा, बात खत्म। यहां थर्ड लॉ है, राइट में लगा रहा 500 न्यूटन, आपका गलत था, ठीक है। स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ 500 न्यूटन, मतलब आदमी कितना लगा रहा होगा 500 न्यूटन लगा रहा होगा। चलो अब स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना, पूरे स्प्रिंग का। स्प्रिंग पे दो ही फोर्स लग रहा, एक तो आदमी का और एक दीवार का, दीवार जो स्प्रिंग पे लगा रहा। अच्छा, नेट फोर्स कितना होना पड़ेगा स्प्रिंग में 0, तो अगर इधर 500 लगा तो उधर 500 लगाना पड़ेगा, तो दीवार कितना लगा रहा होगा स्प्रिंग पे 500। अब दीवार स्प्रिंग पे 500 उधर लगाया तो थर्ड लॉ से स्प्रिंग दीवार पे 500, समझ में आया? अरे समझ में आया? ओए स्प्रिंग जो डेवलप किया सर, हाँ। 500 न्यूटन लेफ्ट में होगा। हाँ, वो तो हमेशा नेचुरल लेंथ के, अगर खींचेगा तो अंदर की तरफ डेवलप होगा, तो इसीलिए ना वो आदमी पे किधर लगाया अंदर, तो आदमी किधर लगाया बाहर। ये है फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय मैन, है ना। स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ लगेगा, खींचोगे तो अंदर की तरफ, दबाओगे तो बाहर की तरफ। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये सबस्क्रिप्ट देखो, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय मैन, है ना। तो अगर आप ही सोचो, आपको स्प्रिंग को अगर खींचना है तो किधर लगाओगे फोर्स, इधर लगाओगे, तो ऑब्वियसली इधर लगाया होगा, आदमी इधर लगाया होगा। फोर्स नेट 0 होने के लिए दीवार इधर लगाया होगा, समझ में? देखते अभी समझ में आ जाएगा। अब चूंकि किताब में तो ऐसा सवाल मिल जाएगा तो जल्दी जल्दी बन जाता, अब हम सवाल बदल देंगे, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि आप किधर। हाँ, वो कोई सवाल होता है, वो यहीं वाले टीचर लोग से आप उम्मीद कीजिएगा कि 500 का 200 का हम नहीं कराएं, करना तो चले। इधर 100 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग है ना, सेम स्प्रिंग है, ओए सेम स्प्रिंग है।
अभी कोई खींच नहीं रहा है, ये आदमी बस इसको इधर से पकड़े हुए है और ये आदमी इधर से पकड़े हुए, भारी सा स्प्रिंग नहीं है, एकदम हल्का स्प्रिंग है, लेकिन ऐसे पकड़े हुए, ठीक है। अभी नेचुरल लेंथ में कहाँ है स्प्रिंग? नेचुरल लेंथ में 100 सेंटीमीटर इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर पीछे चला गया और ये अपनी जगह से 5 सेंटीमीटर पीछे चला गया। ये छोड़ने रहता तो पकड़वे क्या करता, गधा कहीं का, स्प्रिंग को खींच रहा, ठीक है। तो ये अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर पीछे गया और ये अपनी जगह से 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, है ना। तो दोनों आदमी पे स्प्रिंग कितना कितना और किधर किधर फोर्स लगा रहा होगा बता देना। दोनों आदमी पे स्प्रिंग कितना कितना और किधर किधर फोर्स लगा रहा होगा ये बता देना, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन बोथ द मेंस विथ करेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। तू जाएगा, मरेगा तू, ठीक। क्या के का? अबे यही स्प्रिंग उठा के लाए हैं भाई, नहीं नहीं हमसे लिखवा ही लो। और कुछ? चलो जल्दी से बना। दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है? हाँ, और किधर किधर लग रहा है। चलो, इसमें ज्यादातर बच्चे दोनों आदमी पे अलग अलग फोर्स निकाले हो ना, गलत है। कैसे गलत है उसको ही प्रूफ कर देते हैं। अगर दोनों आदमी पे अलग अलग फोर्स है, ध्यान से सुनना, तो थर्ड लॉ से दोनों आदमी अलग अलग फोर्स लगा रहा होगा, अरे लगा रहा होगा, इसका मतलब स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 होगा, नहीं होगा ना। तो नालायक पहले ये देखो ना, स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग फोर्स बराबर 10,000 और स्प्रिंग जितना खींचा या दबा, हमको कोई मतलब ही नहीं है कि इधर कितना खींचा और इधर, टोटल खींचा कितना स्प्रिंग 15, ये मायने रखता, ये नहीं कि आधा इधर खींचा आधा इधर खींचा। अरे समझ में आया? यही तो मिस्टेक था यहाँ, है ना। तो ये हो गया फोर्स जो स्प्रिंग में डेवलप हुआ, वो है 1500 न्यूटन। ध्यान से सुन, अरे है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, स्प्रिंग इस पे कितना लगा होगा? 1500 इधर, क्यों? क्योंकि आप स्प्रिंग को खींचे हो, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाहेगा, तो खींचे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा। तो ये स्प्रिंग इस पे 1500 आदमी पे इधर लगाएगा, अरे लगाएगा, और इस आदमी पे 1500 इधर लगाएगा, बिल्कुल नहीं, ये थर्ड लॉ से, ये तो फर्स्ट लॉ पे चला गया। अबे स्प्रिंग दोनों को बराबर फोर्स से खींचेगा और नेचुरल लेंथ की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग में अलग अलग फोर्स डेवलप नहीं होता। ये मत सोचना कि स्प्रिंग के इस एंड पे अलग फोर्स डेवलप होगा, इस एंड पे अलग फोर्स डेवलप होगा। मासलेस स्प्रिंग है, दोनों में, पूरे स्प्रिंग में थ्रू आउट सेम फोर्स डेवलप होगा। अरे समझ में आया? यही तो शुरू से सिखा रहा है, बिल्कुल। अरे इस आदमी पे 1500 इधर लगा, इस आदमी पे 1500 इधर लगा, तब तो आप स्प्रिंग को देखो, ध्यान से देखना, तो स्प्रिंग पे 1500 इधर लग रहा होगा और 1500, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो इसलिए स्प्रिंग में जो फोर्स कितना डेवलप हो रहा हो, तो सीधा हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, F बराबर KX, जहां पे X टोटल कितना खींचा है, ये नहीं कि दायां कितना खींचा और बायां कितना खींचा। समझ में आया? KX में X क्या है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, और कुछ लिखे थे? हाँ, किताब में ज्यादातर सवाल में एक तरफ बांध देता है दीवार से, तो आपको लगता है एक ही तरफ खींचता है। अबे स्प्रिंग दोनों तरफ खींचा जा सकता है, आप हाथ से ऐसे थोड़े जरूरी है कि ऐसे खींचोगे, ऐसे भी तो खींच सकते हो। खींच लिया,
स्प्रिंग फोर्स हमेशा इतना ही होगा मैग्नीट्यूड में। दाएं खींचो बाएं खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज द फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग। यही फोर्स स्प्रिंग लगा रहा होगा। और किधर लगाएगा? तो देखो नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चाह रहा है, तो इस आदमी को इधर खींच रहा होगा, इस आदमी को इधर खींच रहा होगा। अरे समझ में आया? तो इस आदमी पे फोर्स इधर लगा रहा होगा 1500, इस आदमी पे फोर्स 1500 इधर। कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। स्प्रिंग पे क्योंकि इस आदमी पे 1500 लगाया तो थर्ड लॉ से ये इस पे लगा रहा होगा 1500, और ये थर्ड लॉ से इस पे 1500 लगा रहा होगा। देखो स्प्रिंग पर नेट फोर्स भी 0 आ गया। अरे आ गया? कुछ नहीं समझ में आया? नहीं आना? स्प्रिंग और आदमी दोनों पे 1500 लगाएगा। थर्ड लॉ, अगर स्प्रिंग आदमी पे 1500 लगाएगा तो आदमी स्प्रिंग पे 1500 लगाएगा। अब आप बोलोगे सर उसके हाथ में स्लिप करने लगेगा तो स्प्रिंग पे का भी फोर्स कम हो जाएगा। अगर स्लिप करने लगेगा तो स्प्रिंग भी छोटा हो गया, तो स्प्रिंग भी कम ही लगा रहा होगा, लेकिन लगाएगा तो बराबर। ठीक है? आप जो बकवास सोच सकते हो उसका जवाब सोचे हो। कोई दिक्कत? अबे लॉज को फेल मत करो सर। चलिए सर ठीक है, सब मान लिए सर, लेकिन वो तो ज्यादा लगाया होगा है कि नहीं सर? 10 वाला तो ज्यादा लगाया होगा सर, मजा नहीं आ रहा सर। अब अब सोचो, इसीलिए बोल रहे दिल से नहीं सोचने का, दिमाग से, लॉ से सोचो। आपके पास इतना दिमाग नहीं कि आप अपना लॉ बना दोगे। ठीक है? होता तो दिख जाता है, ये मत सोचना कि सर हमको डिमोरलाइज कर रहा है। ठीक है? वो जो स्टूडेंट में होता है ना, वो वाला पार्ट, न्यूटन आइंस्टीन, वो दिख जाता। ठीक है? चलो जरा, ओए बकवास नहीं करने का। ये रस्सी, इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं होता। ठीक? सबसे पहला सवाल ये है कि तीनों में टेंशन बता देना। ठीक है? रस्सी में भी स्प्रिंग में भी। अबे स्प्रिंग में भी टेंशन ही होता है ना, है तो वो भी टेंशन ही है ना। तो स्प्रिंग फोर्स को ही टेंशन ही बोलोगे, है ना? तीनों में, अच्छा चलो उससे अच्छा शब्द हम यूज करते हैं, तीनों एलिमेंट में, यानी दोनों स्प्रिंग और स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो बता दीजिए। अब ठीक है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा और रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। आप खुश? बताओ जल्दी। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कौन स्प्रिंग कितना खींचा, हम बस ये पूछ रहे हैं कि दोनों स्प्रिंग में कितना कितना फोर्स डेवलप होगा और रस्सी में कितना फोर्स डेवलप होगा। ठीक है? कुछ नहीं करना, सिंपल से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। लास्ट से ध्यान से देखना, ये 10 kg है, बिल्कुल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो खींचना था खींचना विचना हो गया है, सब अपनी अपनी जगह पे रेस्ट पे है ना, सब अपनी जगह पे रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में आ चुका है सिस्टम। ये मत बोलना कि छोड़ेंगे ऐसे 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 कर रहा हूँ, सब कुछ नहीं, सब एकदम इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो ऊपर इस पे लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, तो मान लेते हैं इस पे स्प्रिंग फोर्स kx1 लग रहा है। कितना लग रहा है? kx1। कुछ खिंचा होगा दबा होगा हमको नहीं पता, है ना, ऑब्वियसली खिंचा ही होगा, है कि नहीं? और नीचे कितना लग रहा होगा? 100। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऐसे लिखोगे kx1 - 100 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो kx1 कितना आ गया? kx1 बराबर 100। तो पहले स्प्रिंग में कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा? 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? इसका बना है यहां पे,
इस पे देखो क्या क्या लग रहा है। अच्छा ये स्प्रिंग खींचा हुआ होगा, अरे ये स्प्रिंग नीचे खींचा तो स्प्रिंग खींच रहा है ना, तो इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर वाले पे, नीचे की तरफ। कितना लगा रहा होगा, इतना ही kx1, ये सेम स्प्रिंग है ना, ठीक है। और इसका खुद का 100, और ऊपर टेंशन, तो मान लेते टेंशन बराबर, इसको बैलेंस हो रहा है ना, तो नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, तो कितना हो जाएगा 200 है, 100 100 200 होता, ठीक है। चल ये दूसरे का, अब इसका बना है, टेंशन कितना लग रहा है 200, तो इस पे भी 200, अरे सेमी रस्सी है ना, और इसका खुद का वेट, तो ऊपर kx2 बोल देते हैं इसको 300, ठीक है। आई होप इसमें बहुत टफ नहीं है, ये तो सब कर लिए होगे, बस फोर्स बैलेंस करना है। क्या हो गया, ठीक है ना, दो गो स्प्रिंग है, एगो रस्सी है। अब असली सवाल आएगा, और एक असली कॉन्सेप्ट भी आएगा, जिसको किताब में कटिंग ऑफ स्प्रिंग करके पढ़ाया हुआ रहता है ना, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, है ना। और लिख दिया जाता है कि अगर कोटा वोटा का कोई मटेरियल पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि स्प्रिंग इज लेजी, क्या लिखा रहता है, स्प्रिंग इज लेजी एंड स्ट्रिंग इज क्रेजी, है ना, याद रखने के लिए। बोलता है कि काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलता है और रस्सी का फोर्स बदल जाता है। ध्यान से सुनना, क्या लिखा रहता है पहले भी बता देते हैं, और क्यों है लॉजिक वो बता देंगे। तो हम लॉजिक समझाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सवाल हम ऐसा दे देंगे अगर रट के जाओगे कि स्प्रिंग फोर्स बदल जाता है, स्ट्रिंग फोर्स नहीं बदलता, या मतलब जो भी हो, रट के जाओगे कि स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदलता है और स्ट्रिंग का फोर्स बदल जाता है, तो एक ऐसा सवाल देंगे जिसमें ऐसा नहीं हो रहा हो, है ना। सर एक सवाल से क्या होगा, 99 को बन जाएगा ना, तो जेई में वही एगो है कि नहीं, तो वही एगो याद कर लेंगे, 99 को छोड़ देंगे। चल आपसे तो फिर जो करना है करो, ठीक। हम चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्या सीखो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सवाल ये है कि अगर इस स्प्रिंग को काट दिया जाए, ध्यान से सुना, ऊपर वाले स्प्रिंग को काटने के जस्ट बाद मतलब 0.000001 सेकेंड में, समझ में आया, ऊपर वाले स्प्रिंग को काटने के जस्ट बाद तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है ना। फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द blocks just after cutting फर्स्ट स्प्रिंग, इसका नाम 1 रख देते हैं, ठीक है, और इसका नाम 2 रख देते हैं। फर्स्ट स्प्रिंग, किसको काटे हैं, स्प्रिंग को। ध्यान से सुनना, अब किताब में क्या लिखा रहता है कि जब आप काट देते हो ना, तो इसको तो काट दिए तो स्प्रिंग ही गायब हो गया, है ना, हो रहा है। तो काटने के जस्ट बाद इसमें जो है, इस स्प्रिंग में कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा, जस्ट बाद का बात बोल रहे हो, पूरी जिंदगी का बात नहीं कर रहा, जस्ट बाद, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी को लिखा रहता है लेजी स्प्रिंग, स्प्रिंग लेजी होता है ना, मतलब इसका फोर्स जो पहले था अभी भी वही लगेगा, ठीक है। स्ट्रिंग का फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्रेजी होता है, क्रेजी मतलब बावला जिसको बोलते हो, है ना, मतलब पागल, तुरंत बदल जाता है कि नहीं, बिना किसी टाइम के
बदल जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब क्यों होता, पता नहीं क्यों होता है, पता नहीं। अरे पता है, सुनो तो सही, सुनो तो सही। अच्छा, रस्सी में जो टेंशन है वो क्या चाहता है? रस्सी ना टूटे ना स्लैक हो, है ना। रस्सी ना टूटे ना स्लैक हो, मतलब वो हमेशा चाहता है कि उसके दोनों एंड पे जो मास है या जो भी बंधा हुआ उनका एक्सेलरेशन क्या रहे, सेम रहे। क्या रहे, सेम। अगर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी अलग हो जाएगा, मान लो ये फास्ट चलने लगा, ये स्लो चला नीचे, तो टूट जाएगा। और मान लो ये फास्ट चलने लगा, ये स्लो, तो स्लैक हो जाएगा। अच्छा, रस्सी का फोर्स बदलने के लिए रस्सी के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदलना पड़ता है कि नहीं? नहीं, बदलने की कोई जरूरत नहीं। इसी रस्सी में 10 किलो लटका दो, मान लो, अरे 10 किलो लटका दो तो इसमें कितना लगेगा, 100 न्यूटन। और इसी रस्सी में 20 किलो लटका दो तो ऊपर कितना लगेगा, 200 न्यूटन। अरे लगेगा। अगर इसमें 100 से कम लगेगा तो टूट जाएगा, 100 से ज्यादा लगेगा तो स्लैक हो जाएगा। इसमें 200 से टूट जाएगा, ज्यादा लगेगा तो स्लैक हो जाएगा। और हम जो स्ट्रिंग की बात करते हैं, रियलिटी में कोई भी बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता, बट हम लोग जो स्ट्रिंग की बात करते हैं वो क्या मान के चलते हैं, इनइलास्टिक है। मतलब उसके पॉइंट के बीच का सेपरेशन नहीं बढ़ता, वो रस्सी एक फिक्स लेंथ का होता है। अरे है ना। अच्छा, तो रस्सी हमेशा क्या चाहेगा कि हम अपने फोर्स को वैसे बदल लें कि हम ना तो स्लैक हों और ना तो टूटे। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना पहले मेरी बात, और आपको हम दिखा भी देंगे सब कुछ, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग के फोर्स को बदलने के लिए किसी चीज को बदलना पड़ेगा। ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है K इंटू एक्स, है ना। जब तक इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी नहीं चेंज होगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। जब इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी चेंज होगा तभी स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। नहीं समझ में? अरे स्प्रिंग अभी खींचा हुआ, अब इसके फोर्स को अगर थोड़ा भी चेंज होना है तो या तो छोटा होना पड़ेगा या तो। रस्सी के लिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, रस्सी उसी लेंथ में 100 न्यूटन भी लगा सकता है और जोर से खींचोगे तो 200 न्यूटन भी लगा लेगा सेम लेंथ पे, और जोर से खींचोगे तो 300 न्यूटन लगा लेगा, तब तक जब तक कि टूट ना जाए। अरे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रस्सी के लिए उसको बड़ा छोटा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। कैसा है? इनएक्सटेंसिबल। समझ में आ रहा? ध्यान से सुनना। लेकिन स्प्रिंग फोर्स कब चेंज होगा? जब एक्स चेंज होगा। अरे समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना। हम बोलते हैं कि जैसे इसको काटे तो ये तो गायब हो गया, इसको काटे तो ये स्प्रिंग वाला फोर्स गायब, फिर स्प्रिंग ही कट गया तो गायब हो गया ना। ठीक, हम बोलते हैं कि ये जो kx1 है ये फोर्स बदल गया, मान लो, ठीक है। हाँ, जस्ट बाद बदल गया, मान लेते हैं। तो क्या दिक्कत होगा वो बताते हैं। जस्ट बाद अगर मान लेते हैं कि ये फोर्स बदल गया, मतलब अगर इसको हम बोल लेते हैं A, इसको बोल लेते हैं B, इसको बोल लेते हैं C, तो ये बदलेगा जस्ट बाद, यानी कितने देर में बदल गया ये फोर्स? 0.00001, यानी ऑलमोस्ट 0 सेकेंड में। अरे बदला ना, ध्यान से सुनो। अच्छा, ये तब बदल सकता है जब या तो B नीचे मूव करे या ये ऊपर मूव करे, या ये ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे। कोई मूव करेगा तभी तो बदलेगा लेंथ, या दोनों मूव करे। अरे समझ में आ रहा? ध्यान से सुनते जाना, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा फिर बोलना कि सर फिर से, लेकिन ध्यान से सुनना ताकि आपको चीजें समझ में आए। अच्छा, ये मूव कर गया मान लो, तभी तो फोर्स बदलेगा। हम बोल रहे हैं कि फोर्स बदल गया, चलो बदल गया। ये अब kx1 100 ना लग के कुछ और लग रहा, मतलब x1 क्या हो गया? बदल गया। मतलब ये थोड़ा ऊपर चल लिया या थोड़ा नीचे, लेकिन चला तो कुछ। और कितना दूरी चला होगा? कोई ना कोई फाइनाइट डिस्टेंस चला होगा। अरे फाइनाइट ही चला होगा ना, कुछ भी बदलने के लिए तो कुछ तो उसको चेंज होना पड़ेगा। कितने देर में? 0 टाइम में।
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या है? वेलोसिटी। कितने वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? जीरो टाइम में अगर उस लेंथ को चेंज करना तो कितने वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? इनफाइनाइट वेलोसिटी से। अच्छा, इनफाइनाइट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, अगेन इनफाइनाइट। अरे अगेन इनफाइनाइट। अगर जीरो टाइम में वेलोसिटी इनफाइनाइट होना है तो एक्सीलरेशन कितना होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट एक्सीलरेशन मतलब इनफाइनाइट फोर्स। एक ब्लॉक है, उसको इनफाइनाइट एक्सीलरेशन देना मतलब बिना किसी टाइम के इसका रफ्तार हो जाए 5 करोड़ मील पर सेकेंड। ठीक है, तो इस पर कितना बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा सोचियो। इनफाइनाइट। क्या यहां पे इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल है? अरे एक तरफ पे जरा छोटा सा प्यारा सा स्प्रिंग है, एक तरफ धरती माता है प्यार से फोर्स लगाने वाली, वो इनफाइनाइट फोर्स कहां से देंगी बे? समझ में आया? मतलब इनफाइनाइट फोर्स अवेलेबल नहीं है तो इनफाइनाइट वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं है, तो 0 सेकेंड में इस लेंथ का बदलना भी पॉसिबल और लेंथ नहीं बदलेगा तो स्प्रिंग फोर्स का बदलना भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अरे समझ में आया? मतलब इस ब्लॉक पे स्प्रिंग का फोर्स जो पहले लग रहा था अभी भी वही लगेगा। अरे लगेगा तो नीचे कितना लग रहा है? 100, ऊपर कितना लग रहा है? 100, यानी इसका एक्सीलरेशन काटने के जस्ट बाद पूरे जिंदगी का बाद नहीं कर, बिल्कुल गिरेगा थोड़ी देर में, है ना? स्प्रिंग भी फैलेगा सिकुड़ेगा, वो अलग बात है। जस्ट बाद जीरो एक्सीलरेशन, जस्ट बाद जीरो एक्सीलरेशन। समझ में आया? अब हम बोल रहे हैं कि ये जो टेंशन था ना, टेंशन, ये टी नहीं रहेगा, ये कुछ चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब बोलोगे सर हम नहीं मानते, हम बोले नहीं, बदलने की जरूरत है यहां पे, इसीलिए चेंज होगा। अब बोलोगे सर जीरो टाइम में चेंज होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां पे चेंज होने के लिए इस ब्लॉक को ऊपर नीचे मूव करने की जरूरत तो नहीं है। अरे है क्या? अबे रस्सी के फोर्स को बदलने के लिए ब्लॉक के मूवमेंट की जरूरत है नहीं, वो तो जरूरत के अनुसार अगर उसको जोर से खींचोगे तो टाइट हो जाएगा, थोड़ा ढीला छोड़ेगा तो टेंशन कम हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर इसमें बदलने की क्या जरूरत है? तो हम बोलेंगे कि बदलने की जरूरत यह है ताकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहे? सेम। हम दिखा देते हैं कि अगर टेंशन नहीं बदला, पहले कितना था टेंशन, पहले वाला डायग्राम भी बना लेना, बना लियो ना? हाँ, जो पहले बनाया था उसके बगल में बनाना काटने के बाद वाला। समझ में आया? उसके बगल में काटने के बाद वाला। तो यहां पे दिखा देना कि ये जो काट दिए हैं तो ये तो जीरो हो गया फोर्स, अरे है ना? और यहां टी ना दिखा के टी डैश दिखा देना। हम बता देते हैं क्यों टी डैश दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा तो KX1 और ये 100, समझ में? हम बता रहे हैं ना, पहले डायग्राम बना लो और लिख लो कि अगर स्प्रिंग फोर्स को तुरंत बदलना है तो दोनों में से किसी मास को या दोनों मास को जीरो टाइम में फाइनाइट डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अरे है ना? अगर जीरो टाइम में फाइनाइट डिस्टेंस चलेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो कितना फोर्स चाहिए होगा? इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है ना? इसीलिए इस स्प्रिंग के फोर्स में कोई फर्क नहीं आएगा। लिखो अपने लैंग्वेज में इन सारी बातों को। अब हम बोल रहे हैं एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि ये फोर्स चेंज नहीं हुआ, टेंशन का फोर्स चेंज नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं, ये भी ऐसे ही रहेगा, और हम आपको प्रूफ कर देते कैसे नहीं रह सकता, अगर रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम मान लेते हैं कि टेंशन के फोर्स में फर्क नहीं आया तो ये नीचे कितना लग रहा है? 200 और 300, यानी इस पे नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है? 300। इसका मास कितना है? 10। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 300 बटे 10, अरे हो जाएगा 30,000। अब पागल हो गया क्या? बाबड़ा हो गया?
हम जबरदस्ती नहीं बोल रहे, हम राजस्थान में रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा बहुत आता है। ठीक, चल कर छोड़ा बाब रहा होगा क्या, चल कोई दिक्कत। इसमें देखो ऊपर कितना लग रहा है 200, नीचे कितना लग रहा है 100 और 100। अभी तुरंत प्रूफ किया स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदला, तो नेट फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन 0। क्या रस्सी कभी चाहेगा कि ये 10 से और इसका एक्सेलरेशन 0 रहे? क्या कभी रस्सी ऐसा चाहेगा? हाँ वो अच्छा ठीक, रस्सी चाहेगा कि ये 30 से आ जाए मेरी तरफ, हम इसको 30 से खींच लें और इसको कुछ नहीं करें और हम स्लैक हो जाए, मर जाए बीच में दब के, चाहेगा? नहीं। तो वो क्या करेगा, ध्यान से, नहीं होगा। अरे बाद में हो जाए अलग बात है। रस्सी क्या करेगा, ये अपने टेंशन को बदल देगा, टी डैश सच दैट कि इसका एक्सीलरेशन अगर ए हो तो इसका भी एक्सीलरेशन ए ही हो। समझ में आया? ये तो भाई साहब एक्सीलेट नहीं करेगा उस समय, जस्ट इमीडिएटली बाद एक्सीलेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पे स्प्रिंग का फोर्स नहीं बदला और नीचे का भी फोर्स नहीं बदला। नेट फोर्स 0 था, 0 है, 0 रहेगा, हमेशा नहीं, कुछ देर में बदल सकता। ठीक है, तब जस्ट इंस्टेंटेनियसली, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग दिस थिंग, है कि नहीं? ठीक है, चल तो क्या बोल रहे थे? हाँ, ये चेंज करेगा ताकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, सेम। ठीक है, 2 अननोन 2 इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन, एक अननोन टी डैश और एक ए, एक टी डैश और एक ए, दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो, आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले के लिए लिखते हैं, ऊपर वाले के लिए नीचे टेंशन टी डैश और 100 इक्वेशन लिखे, नीचे ही प्लस मान लेते हैं, टी डैश प्लस 100 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए भी नीचे ही प्लस मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखोगे इसमें माइनस टी डैश प्लस 100 प्लस 100 मास इनटू एक्सेलरेशन, जोड़ दें 300 बराबर, तो ए बराबर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंशन निकल जाएगा, यहां पुट कर दो। टी डैश बराबर पहले 200 था, घट के 50 रह जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब कल क्या करोगे आप, इसमें होमवर्क लिख लो, अगले बार फिर वहीं से शुरू करेंगे, कटा हुआ नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब की बार इस स्प्रिंग को काट देना, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हवा में नहीं चलने का, कॉपी कलम चलाओगे। समझ में आया? कॉपी कलम चलाओगे, ठीक है, कॉपी कलम चलाओगे, हवाबाजी नहीं। हाँ होमवर्क है, कल चेक करेंगे आते के साथ। ठीक है, अब की बार नीचे वाला काटना, ये नहीं बोलना कि सर ऊपर कट लेता नीचे काट दे, काम खत्म। फिर स्टार्टिंग से शुरू करना, लटका के तब ऊपर से काटने का, सर नीचे से। समझ में आया? कैंची ले लेना, घर पे मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, आज सीट से हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो HC वर्मा कंप्लीट कर लेना पूरा। अब स्प्रिंग वाला भी 2 सवाल हो जाएगा। ठीक है, वो तो ऐसे लिखा रहता उस। ठीक है, तो कर लीजिएगा।